हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अकेड हेल्प। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आज इस लेक्चर का हमारा मेन एम ये होने वाला है, इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बढ़िया बढ़िया पीवाईक्यूज करने वाले हैं। आई होप आपने जो प्रीवियस दो लेक्चर थे जो मैंने बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में, जिसमें हम इनइक्वालिटी, लॉग और वेविकर मेथड हो गया आपका, और भी कई बेसिक टॉपिक मैथ्स के हम इंक्लूड करते हैं, वो आप लेक्चर आपने बढ़िया से देख लिए होंगे। अगर आपने उन लेक्चरों को अभी नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ। जस्ट लिंक पे क्लिक करिए, यू विल गेट दैट पर्टिकुलर वीडियोस। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट आता है, यू कैन आस्क योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको हमसे जुड़ना है तो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन द टेलीग्राम। आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी, जो हमारे आने वाले लेक्चर है उनकी जानकारी थोड़ा जल्दी मिलती रहेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी और प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियोस का भी। प्लीज जल्दी से जाइए और लेक्चर को देखिए, मजा आएगा, आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है उसके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो भी मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में रख रहा हूँ, सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करिए। अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है देन सी द सॉल्यूशन। इफ यू आर एबल टू सी द सॉल्यूशन, इफ यू आर एबल टू सॉल्व द सॉल्यूशन, देन ट्राई टू जस्ट सी द अप्रोच कि मैं किस अप्रोच से सॉल्व कर रहा हूँ। इट मे बी पॉसिबल कि जिस अप्रोच से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ वो छोटी हो सकती है। या आपको ये चीज सीखनी है, पीवाईक्यूज जब हम बहुत ज्यादा करते हैं, पीवाईक्यूज हमारा कराने का मेन एम यही होता है कि आपको किस चीज पे ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ट्राई टू मैक्सिमाइज योर एक्यूरेसी। जो आपकी एक्यूरेसी है उसको आपको बढ़ाना है, ठीक है, एक्यूरेसी को आपको इंक्रीज करना है। और मिनिमाइज क्या करना है आपको, सबसे पहले मिनिमाइज क्या करना है आपको, स्टेप्स को मिनिमाइज करना है। कहने का मतलब, whenever you solve any questions, try to take as much as less step as you can okay, and try to maximize your accuracy as you can। मतलब ट्राई करना है कि जितने ज्यादा क्वेश्चन करो एकदम सही करो। और आई होप कि अगर आप इस लेक्चर को पूरा देख लेते हैं तो आपको क्वाड्रेटिक की कहीं ना कहीं बेसिक फील आने वाली है, बिकॉज आई हैव कंटेन सो मेनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। मैं जस्ट रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को पॉज करिए, एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आई होप यू आर गेट द सेम आंसर एज मी। ओके, चलिए तो क्वेश्चन समझते हैं। पहले क्वेश्चन कहना चाह रहा है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये आपके सामने इक्वेशन है और बोला है इसके नंबर ऑफ रियल रूट कितने होंगे। बस ये आपको बोला है किस पर्टिकुलर इक्वेशन के नंबर ऑफ रियल रूट होंगे। और ये 2023 जेई मेन शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, 15 अप्रैल का। तो इसके आने की संभावना है, इस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए, तो सबसे पहले जब मुझे मॉडुलस वाले क्वेश्चन दिखते हैं तो इन मॉडुलस वाले क्वेश्चन में एक दिमाग लगाते हैं सबसे पहले तो, कि जो ये मॉड के अंदर जो भी चीज लिखी रहती है उसे सबसे पहले क्या करिए, जीरो के बराबर रखिए। ऐसा क्यों किया सर? तो क्या होता है कि जो मॉडुलस वाला फंक्शन होता है ना, उसका जो नेचर चेंज होता है वो कहाँ पे होता है, जहाँ पे उसका मॉडुलस जीरो के बराबर हो रहा हो। मॉडुलस के अंदर वाली चीज जो है जहाँ पे वो जीरो के बराबर हो रही हो, उससे आगे उसका नेचर कुछ और होता है, उससे पीछे उसका नेचर कुछ और होता है, या उसके आगे उसका ग्राफ का स्लोप कुछ और होता है, उसके पीछे उसके ग्राफ का कुछ स्लोप और होता है। तो काइंड ऑफ उसकी इक्वेशन ही बदल जाती है, उसके आगे और उसके पीछे, वो चीजें समझनी है मुझे। ठीक है, दूसरा मैंने समझा यहाँ पे कि जब x का वैल्यू प्लस एक्स प्लस टू का वैल्यू जीरो होगा तभी भी इसका कुछ नेचर बदलने वाला है, यानी x की वैल्यू माइनस टू पे भी इसका नेचर बदलने वाला है। सिंपल बात है। ओके, दो चीजें कर ली मैंने, एक एक्स इक्वल टू जीरो पर, एक्स इक्वल टू माइनस टू पे। तो केस वन ले लेते हैं, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, केस फर्स्ट ले लेते हैं। केस फर्स्ट कौन सा होगा, सिंपल बात है कि जब एक्स की वैल्यू जो होगी मेरी, वो क्या होगी आपकी, माइनस टू से छोटी होगी। मैं केस ले लेता हूँ, माइनस टू से छोटी होगी या माइनस टू के बराबर होगी, कोई सा भी केस ले सकते हो। केस वन फर्स्ट मैं ले लेता हूँ काइंड ऑफ, क्योंकि मेरे को यहाँ से ये पता लगा कि ये जो ग्राफ है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका नेचर कहाँ कहाँ पे चेंज होगा, एक एक्स इक्वल टू जीरो पे चेंज होगा और एक x इक्वल टू माइनस टू पे चेंज होगा। दो चीजें समझ आई आपको, एक x इक्वल टू जीरो पे चेंज होने वाला है, एक x इक्वल टू माइनस टू पे चेंज होने वाला है। तो मैं देख लेता हूँ कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये माइनस टू से छोटे पे ये कैसे बनने वाली है। तो मैंने देखा माइनस टू से छोटे पे ये पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होने वाली है, समझते हैं। तो ये तो नेगेटिव खुलेगा, तो नेगेटिव खुलेगा तो कैसे बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव मल्टीप्लाई विथ ये वाली जो पूरी चीज है, ऑब्वियसली इट विल आल्सो ओपन एज अ नेगेटिव। तो ये नेगेटिव होगी तो इसे बाहर में पॉजिटिव कर सकता हूँ। ये आपको फील आना चाहिए, अगर आपको बेसिक नॉलेज है क्वाड्रेटिक का तो आप इसे अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो कैसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस टू माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। देन कैन आई राइट इट लाइक एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स minus 16 equal to 0. Okay, so if I will just find the root of this particular quadratic equation, then I will get minus b plus minus under root b square minus 4ac
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, यू विल ऑल्सो गेट द सेम, आई होप। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 64 और 25 89, तो ये रूट 89 अपॉन 2। तो यहाँ से मुझे ऐसा फील आया कि जो x है उसकी दो वैल्यू है। पहली वैल्यू क्या है 5 प्लस रूट 89 अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू क्या है 5 माइनस रूट 89 अपॉन 2। समझने का प्रयास करो बच्चों, 5 प्लस रूट 89 अपॉन 2 और दूसरी क्या है 5 माइनस रूट 89 अपॉन 2। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ से दो वैल्यू आई, और मैंने ये केस कौन सा बनाया था, पहले मैंने केस कौन सा बनाया था कि जब x की वैल्यू क्या है -2 से छोटी है, यानी कि मेरे को जब x की वैल्यू निकालनी है तो मैंने वही केस ली जब x की वैल्यू -2 से छोटी थी। और मैंने देखा यार प्लस प्लस तो पॉजिटिव होता है, और ये नंबर तो इक्वल टू पॉजिटिव ही होगा, गारंटी है, तो इसलिए मैं कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि x की वैल्यू तो -2 से छोटी थी ना, तो पॉजिटिव नंबर तो मेरा कोई आ नहीं सकता था, -2 से बड़ा मेरा कोई नंबर आ नहीं सकता था, इसलिए आई मस्ट हैव टू रिजेक्ट दिस पर्टिकुलर वैल्यू। लेट्स टेक अनदर वैल्यू, और दूसरी वैल्यू क्या है आपके सामने 5 माइनस रूट 89 अपॉन 2। तो मैंने देखा कि रूट 89 जो होता है वो होता है आपका 9 पॉइंट समथिंग, 9.4 समथिंग कुछ मान लेते हैं। तो अप्रोक्स इसकी अगर मैं वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ तो वो आती है 5 माइनस 9.4 समथिंग अपॉन 2, दैट इज -4.4 अपॉन लगभग -2.2 समथिंग। तो कितनी आ रही है आपकी, लगभग राउंड ऑफ -2 पॉइंट समथिंग आ रही है, काइंड ऑफ -2 से तो लेस ही आ रही है। वही मेरे को चाहिए, x की ऐसी वैल्यूज चाहिए जो -2 से लेस हो, यानी आई मस्ट हैव टू कंसीडर दिस केस, ये केस मेरे को कंसीडर करना पड़ेगा। सिंपल बात है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब आगे मूव करते हैं, जब मैं सेकंड केस बनाऊंगा इसमें प्यारे बच्चों, तो सेकंड केस मेरे को कैसे बनाना पड़ेगा, सेकंड केस में कैसे बनाऊंगा इसमें, केस जो मेरा 2 होने वाला है, समझने का प्रयास करना। सेकंड वाला जो केस होगा उसमें जो मेरा x होगा, उसमें जो मेरा x होगा वो कहां से कहां तक के बीच में होगा, -2 से लेके 0 के बीच में होगा। ठीक है, -2 से पीछे वाले में मैंने केस बना दिया, अब मैं -2 से लेके 0 के बीच में केस बना रहा हूँ, और एक केस बनाऊंगा जब 0 से बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, तीन केस बनेंगे फिलहाल। अब जब -2 से छोटा होगा तो ये वाला में क्या हो रहा होगा, इसमें ये वाला जो फंक्शन है वो नेगेटिव खुल रहा होगा, तो देखते हैं नेगेटिव जब खुल रहा होगा तो -x² खुलेगा। इस वाले में ये पॉजिटिवली खुल रहा होगा, तो पॉजिटिव का मतलब बाहर तो जो माइनस है वो माइनस ही रहेगा, ये x+2 होगा +6 इक्वल टू 0। तो कैसा हो जाएगा -x² -5x -10 +6 इज इक्वल टू 0। तो कैसा हो जाएगा आपके पास -x² -5x -4 इक्वल टू 0। इफ आई विल मल्टीप्लाई ऑन whole side, then I will get a equation x square plus 5x plus 4 equal to 0। सिंपल बात है, let's find the root of this equation। तो आप देखते हैं इसके रूट बता सकते हो, इसे 4x plus x plus 4 equal to 0 लिख सकते हो। If you will take x as a common, it will become x plus 4। If you will take 1 as a common, it will become again x plus 4 inside the bracket। If I will take x plus 4 again as a common, can I write it like this? ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू एक -1 आ जाएगी, एक x की वैल्यू -4 आ जाएगी। आई होप यू ऑल्सो गेट द सेम। अब मैंने देखा, मैंने जो x लिया था प्यारे बच्चों वो -2 से लेके 0 के बीच में लिया था। आई हैव कंसीडर्ड द वैल्यू ऑफ x बिटवीन द -2 एंड 0। सो व्हाट इज द रोल ऑफ द -4 ओवर हियर, -4 का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं होगा ना, -4 तो -2 से भी छोटा होता है। मैंने x जो लिया था वो -2 और 0 के बीच में लिया था, तो -4 को नहीं रखूंगा लेकिन -1 को रखूंगा। तो फ्रॉम दिस केस आई गेट द ओनली वन वैल्यू ऑफ x, दैट इज -1। ठीक है, नोट करते रहना। अब आगे मूव करते हैं और तीसरे केस की ओर मूव करते हैं बड़े प्यार से। तो तीसरा केस जो है प्यारे बच्चों वो ये है, तीसरा केस क्या होगा आपका, जब आपका सिंपली जो x होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। जब x क्या होगा आपका 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, आप कुछ भी ले सकते हैं, वैसे 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और 0 के बराबर भी होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको 0 को इंक्लूड नहीं किया था, तो इस वाले केस में मेरे को 0 को इंक्लूड करना पड़ेगा। एक एक चीज का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब जब -0 से बड़ा होगा ये, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, ये भी पॉजिटिवली, ये भी पॉजिटिवली, और ये तो आई पॉजिटिव। तो कैसी इक्वेशन बनेगी, x² -5 इंटू x प्लस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा x² -5x -10 प्लस 6 कितना हो जाएगा, -10 प्लस 6 कितना हो जाएगा, -4 इक्वल टू 0। इफ आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आई विल गेट -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, आपकी दो वैल्यू आ जाएंगी, एक आएंगी 5 प्लस रूट 41 अपॉन 2, और एक आएगी 5 माइनस रूट 41 अपॉन 2। दो वैल्यू आपको फील आ गई। अब इससे भी हम अंदाजा लगाते हैं, मेरे को फील आता है कि जो रूट 41 होता है वो लगभग किसके बराबर होगा, 6 से थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि 6 पे होता है 36,
6 से थोड़ा बड़ा होगा, लगभग इसे हम मान लेते हैं 6.4 के आसपास, इसे हम अप्रोक्स मान लेते हैं 6.4 के आसपास। तो यहाँ से हमने पहली वैल्यू निकाली x की, कितनी आई, पहली तो पॉजिटिव ही होगी, निकालने की जरूरत ही नहीं है, पहला तो पॉजिटिव ही नंबर होगा, गारंटी है पहला नंबर पॉजिटिव होगा, तो इसे तो मेरे को रखना ही पड़ेगा, इसे तो मेरे को रखना ही पड़ेगा, ठीक है। कितने टिक लगे कितने क्रॉस हुए वो लास्ट में गिनेंगे। अब मैंने ये देखा 5 माइनस रूट 41/2, रूट 41 6 से बड़ा होता है, यानी ये नेगेटिव नंबर आ जाएगा, और मेरे को x की वैल्यू 0 से बराबर या 0 से बड़ी चाहिए थी, तो आई हैव टू रिजेक्ट दिस वैल्यू। इस वैल्यू को जब मैं रिजेक्ट करूंगा तो यहाँ से एक वैल्यू मेरी ये आ गई, एक वैल्यू मेरी x की -1 आ गई, और एक वैल्यू मेरी x की क्या आ गई, -5 माइनस रूट 89/2। मतलब मेरे को क्या करना है, सिंपल कंक्लूजन बता देता हूँ मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने देखा कि जो मॉड वाला फंक्शन था वो आपका कहाँ पे इसका नेचर चेंज हो रहा है, मैंने देखा एक x इक्वल टू 0 पे चेंज हुआ, एक x इक्वल टू -2 पे चेंज हुआ। मैंने क्या कर लिया कि एक -2 से छोटा वाला एक बना लेता हूँ, एक पार्ट, एक केस बना लेता हूँ, एक -2 और 0 के बीच में बना लेता हूँ, और एक 0 से बड़ा वाला केस बना लेता हूँ। 3 केस बनाए। पहले केस के मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, इसे सॉल्व किया, देखा जो आपका x आ रहा है लास्ट में वो आपका -2 से छोटा है या नहीं है। -2 से छोटा होना चाहिए तभी उसमें वो आएगा, क्योंकि मैंने x ही जब -2 से छोटा माना है तो जो उसके सॉल्यूशन होंगे वो भी तो -2 से छोटे आने चाहिए, सिंपल बात है। दूसरे वाले केस में -2 और 0 के बीच में ही आना चाहिए, उससे बाहर आता है तो वो तो काउंट वैसे भी नहीं करना होगा। तीसरे वाले में 0 से बड़ा आना चाहिए, तो मैंने देखा एक तो पॉजिटिव आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरा नेगेटिव आ रहा था, उसने काम खराब कर दिया। तो हर केस से मेरे एक एक रूट्स आते रहे। तो आपको फील आ गई होगी, इफ आई हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स देन डेफिनेटली आई हैव टू टिक ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, बिकॉज 3 केस बने थे और 3 रूट्स आए थे। तो फील आ गया, सिंपल बात है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, सिंपली 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप अगर आपका आंसर सही आया होगा तो एक बार कमेंट में लिख दो सर मेरा आंसर सही आ गया था। चलिए वेरी गुड, आगे मूव करते हैं, आगे समझते हैं, और भी क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन में बच्चों को बहुत डाउट आता है, मैंने कई बार देखा इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं। लेकिन अगर आपने इसका फंडामेंटल कंसेप्ट समझ लिया, जो कि हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसका बस बेसिक पता होना चाहिए, आप क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन समझते हैं पहले, और मैं चाहूंगा पहले मेरे बिना समझाए आप उसे एक बार वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को समझिए, आपको क्या लगता है उसे एक बार कॉपी में लिखिए कि हाँ मैं इस तरीके से इसे सोच सकता हूँ। क्योंकि मेन एम जो मेरा ये हो रहा है क्वेश्चनों को करा के, वो यही है कि मैं चाहता हूँ आपकी प्रैक्टिस हो। द अल्टीमेट थिंग इज दैट, मैं चाहता हूँ आपकी प्रैक्टिस हो। चलो, अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपके पास एक इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अल्फा बीटा उसके क्या है, रूट्स है। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा रेज्ड पावर 14 प्लस बीटा रेज्ड पावर 14। क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन में कोई बड़ी चीज नहीं है, इसका सॉल्यूशन में बड़ी चीज है। और आपको कहीं ना कहीं इस चैप्टर के लिए एक अलग चैप्टर की फील होनी चाहिए, उसे मैं समझाऊंगा इस चैप्टर में। चलो, तो पहले मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिखी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे √2x होगा, ठीक है, एक्स बाहर होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से पहले x की वैल्यू निकाल लेते हो भाई, अल्फा बीटा रूट है तो पहले रूट तो पता कर लेते हैं, रूट है क्या। चलो, तो रूट क्या हो जाएंगे इसमें, यहाँ पे -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। ठीक है, आपने भी यही किया होगा, मुझे भरोसा है। ये हो जाएगा प्लस माइनस -6/2। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ गई, √2 प्लस माइनस √6 आयोटा/2। अब ये आयोटा क्या बीमारी है, तो आयोटा आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट ऑफ -1 जो होता है वो किसके बराबर होता है, आपका आयोटा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर के बराबर होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए, ठीक है, नोट करवा रहा हूँ साथ साथ चीजें, आपको पता भी होगा आई गेस। अब अगर मैं √2 को कॉमन ले लेता हूँ ऊपर वाले से, तो अंदर क्या बचता है आपका 1 प्लस माइनस √3 आयोटा/2 बचता है। ठीक है, अब √2 क्यों कॉमन लिया मैंने, क्योंकि 1/2 और √3/2 आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, साइन और कॉस में कुछ वैल्यूज होती है, और मेरे को इससे भी याद आ रहा है कुछ, मैं काइंड ऑफ इसे कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, √2 इसे मैं अगर 1/2 प्लस माइनस √3/2 इंटू आइटा लिख सकता हूँ क्या, ठीक है, ये चीज मैं लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिमाग लगाते हैं, पहले आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, यूलर आइडेंटिटी के बारे में पता होना चाहिए। मैं जस्ट बता देता हूँ जिन बच्चों को पता नहीं है, आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूज हो जाता है। यूलर आइडेंटिटी क्या कहती है कि ई रेस्ट पावर आइटा थीटा जो होता है आपका, वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के बराबर होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो x की दो वैल्यू आई, एक आई अल्फा और एक आई बीटा। तो अल्फा मान लेते हैं प्लस वाली और बीटा मान लेते हैं माइनस वाली। तो प्लस वाली कौन सी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 1/2 प्लस √3 आइटा √3/2, और दूसरी क्या हो जाएगी 1/2 माइनस √3/2 इंटू आइटा। ये समझ आ गया आपको, दो जो मैंने अल्फा की वैल्यू लिखी और बीटा की वैल्यू लिखी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे
इसे मैं यूं लिख सकता हूँ क्या, इसे मैं यूं लिख सकता हूँ क्या, √2 cos 60 आई गेस, ठीक है, cos 60 प्लस sin 60 आएटा, कोई बड़ी बात नहीं। और ये जो माइनस वाला है, इफ आई विल ब्रिंग दिस माइनस इनसाइड √3/2, मतलब काइंड ऑफ अगर मैं रूट के साथ ही से लिखता हूँ तो क्या मैं इसे यूं लिख सकता हूँ, cos ऑफ -π/3, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा तो काइंड ऑफ माइनस थीटा ही होता है ना, तो इसे मैं यूं लिख सकता हूँ क्या, -π/3 इंटू आइटा। सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो पहली वाली मैंने लिखी उसे उसके बराबर लिख सकते हैं, और दूसरी वाली जो लिखी उसे उसके बराबर लिख सकते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है, दिख रहा होगा बड़े प्यार से। अब यहां से मुझे फील आया कि जो अल्फा है मेरा, जो मेरा अल्फा है, उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा को मैं बड़े प्यार से क्या लिख सकता हूँ, और बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ और बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। तो अल्फा को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, अल्फा को लिख सकता हूँ मैं यहाँ से √2, और ये जो इसमें अगर मैं यूलर आइडेंटिटी लगाऊं तो आपको फील आ गया होगा, इसे आप क्या लिख सकते हो, e⁻π/3 इंटू आइटा लिख सकते हो, e⁻π/3 इंटू आइटा लिख सकते हो। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे √2 बाहर है ही, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, e⁻ क्या लिख सकता हूँ, -π/3 इंटू आइटा लिख सकता हूँ। तो आपको अल्फा पता लग गया, आपको बीटा पता लग गया, but your aim is to find the alpha raised to power 14 and beta raised to power 14. This is your prime aim. Let's see and let's calculate the alpha raised to power 14 and beta raised to power 14. So आपको फील आ गया कि जो अल्फा है आपके पास वो कितना है, √2 क्या है एक बार देख लेते हैं, e raised power π/3 इंटू आइटा है, और जो बीटा है आपके पास वो कितना है, √2 e raised power -π/3 इंटू आइटा है। ठीक है, ठीक है, सिंपल बात है। अब मेरे को निकालनी है अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14। दिस इज माय प्राइम एम, लेट्स कैलकुलेट दैट। तो अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, √2 ई रेस्ट पावर आइटा π/3 की पावर 14 प्लस √2 ई रेस्ट पावर -π/3 इंटू आइटा की पावर 14। अभी कैसे लिखा सर आपने, तो सिंपल बात है भाई, अल्फा की वैल्यू रख दी और बीटा की वैल्यू रख दी, कोई बड़ी बात नहीं। अब 14 जो ये पावर में होता है, ये आपका किस में आएगा, अंदर मल्टीप्लाई में आएगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पता होने चाहिए आपको, बहुत जगह हेल्पफुल होते हैं आपके। तो कैसा हो जाएगा, 14π/3 आइटा प्लस, और इसमें भी आएगा आपका ये काइंड ऑफ, ये इसकी भी पावर क्या हो जाएगी आपकी 14 होनी चाहिए, क्योंकि 14 जो होगा दोनों को मिलेगा। साथ में कैसा हो जाएगा आपके पास, √2 की पावर कैसी हो जाएगी 14, और मल्टीप्लाई विद ई रेस्ट पावर क्या हो जाएगी आपके पास, -14 पाई इंटू आइटा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, 14 जस्ट मल्टीप्लाई में होगा। अब यहां से मुझे ऐसा फील आ रहा है कि जो मेरा 2 की पावर क्या है आपके पास, जो 2 की पावर क्या है, √2 की पावर 14 जो है, वो तो मैं कॉमन ले सकता हूँ दोनों से, और अंदर में से क्या लिख सकता हूँ, पहले वाले को ई रेस्ट पावर 14/3 आइटा, और प्लस में क्या लिख सकता हूँ, ई रेस्ट पावर -14 पाई/3 इंटू आइटा लिख सकता हूँ। सिंपल बात है। अब यूलर आइडेंटिटी यहाँ पे मैं एक बार फिर से अगर आपके सामने लगाऊं तो आपको ऐसा फील आ रहा होगा कि जो ये है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, काइंड ऑफ इसे मैं यूं लिख सकता हूं क्या, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ उसे खोल दिया, और इसे भी जब मैंने खोला तो खोलने पे मुझे पता लगा ये आया -4π/3, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस आइटा साइन -14π/3। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब ये अगला स्टेप क्या हो जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी 7, तो आ जाएगा 2 रेस्ट पावर 7, और अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, cos 14 π/3, तो ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा आइटा साइन 14 π/3, और ये फिर से क्या हो जाएगा आपके पास, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव अगर cos के अंदर रहता है तो आपको पता होना चाहिए कि cos ऑफ माइनस थीटा जो होता है आपके पास, वो किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर, और साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है आपके पास, वो किसके बराबर होता है, सिंपली साइन थीटा के। ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन होते हैं ना, ये ऑड फंक्शन आपका, ठीक है, सॉरी ये इवन फंक्शन हो गया आपका, और ये कैसा फंक्शन हो गया आपका, ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, ये पता होना चाहिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, सही बात है। अब ये कैसा हो जाएगा आपके पास, ये तो मैं पॉजिटिव ही लिख दूंगा, cos ऑफ 14π/3 लिख दूंगा, और ये वाला कैसे लिख दूंगा मैं, माइनस आइटा साइन 14π/3। ठीक है, आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगी। अब इससे मैं इसे कैंसिल कर दूंगा, एक प्लस का आ गया एक माइनस का आ गया, तो अल्टीमेटली मेरा क्या हुआ, 2 की पावर 7, और साथ में क्या आ जाएगा, ये एक जैसे दिख रहे हैं तो 2 टाइम्स कर दो भाई, 2 टाइम्स करने पे क्या पता लगा, 14π/3 पता लग गया। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि इसका लास्ट में आंसर क्या आने वाला है। तो मैंने देखा इसे फर्दर अगर मैं सॉल्व करता हूँ,
फर्दर सॉल्व करने पे देखा तो ये आया 2⁻7 मल्टीप्लाई विथ 2 cos 14π/3। ये क्या है 14π/3। अब इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, पहले तो इसे मैं 2⁸ लिख सकता हूँ, ठीक है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। और cos के अंदर जो है 14π है, 14π को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 15π माइनस पाई अपॉन 3। ठीक है, सारे स्टेप्स मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको किसी भी स्टेप में कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये स्टेप अगर आपको समझ आ रहे हैं, यू कैन ऑल्सो स्किप दिस पार्ट एंड गो टू दैट अनदर क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपका आंसर आ चुका है। अब ये कैसा हो जाएगा आपके पास 2⁸ cos 5π माइनस π/3। तो ये तो सबको फॉर्मूला पता ही होता है काइंड ऑफ। ये कैसा हो जाएगा आपके पास 2⁻, ये पता होना चाहिए आपके पास cos पाई माइनस π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस cos π/3 लिखते हैं। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लग जाएगा, माइनस cos π/3 हो जाएगा। तो आपको फील आ गया होगा, माइनस 2⁸ और इसका वैल्यू होता है प्यारे बच्चों यहाँ पे 1/2। इससे इसे कैंसिल करिए तो 2⁻7 दैट इज माइनस ऑफ 2⁻7 दैट इज माइनस ऑफ 128 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 32, 64, 128, yes exactly. So is there any option like minus 128? Let me check. Yes, so option C will be the correct answer of this question. I hope you also get the same question. If you will apply another method also, then definitely you will get the same problem, same solution, sorry, और सेम आंसर। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है यू कैन आस्क टू मी, और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपको नए नए अपडेट मिलते रहेंगे। जितने भी चैप्टर बढ़िया रिमेनिंग आपको लगते हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे हम, बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहेंगे। और फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस साथ साथ चल रही है पैरेलली, उन्हें भी आप अटेंड करते रहिए और नई नई चीजें सीखते रहिए। और सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझिए, ये क्वेश्चन काफी बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कहीं पर डाउट आता है इस क्वेश्चन में तो आप इस बार फिर से देखिए इस लेक्चर को, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, वैसे मैं ट्राई करूंगा कि पहली बार में ही आपको समझ आ जाए, मुझे भरोसा है कि आपको पहली बार समझ आ जाए, कोई बड़ी चीज नहीं है। बस आप, बच्चा इस क्वेश्चन को देख के डर जाता है, बच्चा इस देख के डर जाता है। मैं तरीका बताऊंगा आपको कि इस तरीके की प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करना होता है। ठीक है, तो बोला है द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द पर्टिकुलर कर्व x बिलोंग्स टू r कट द x एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कर्व है इसका कुछ ग्राफ होगा, इसका ग्राफ आपका x एक्सिस में कितनी जगह काटेगा। और मुझे ऐसा पता होता है कि कोई भी जो ग्राफ होता है वो x एक्सिस पे कितनी जगह काटता है, वही तो उसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। यानी इसने इनडायरेक्ट वे में क्या बोल दिया कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे। क्यों? क्योंकि रूट्स वही तो होते हैं, जितनी बार में आपका जो फंक्शन है या जो कर्व है वो आपके एक्स एक्सिस को काटता है, वही तो आपका रूट्स होता है। इसके अलावा तो रूट्स की कोई डेफिनेशन नहीं होती ना। रूट्स वही तो ऐसे पॉइंट होते हैं किसी भी कर्व के या ग्राफ के, जो आपके क्या करते हैं, किसी एक्स एक्सिस को काटते हैं। ठीक है, अब चलिए, मैं चाहूंगा कि आपने ट्राई कर लिया होगा, अभी से आप सॉल्यूशन देखिए क्या इसमें इनिशियल अप्रोच होनी चाहिए और कैसे सोचना है इस तरीके के क्वेश्चनों में। ठीक है, सिंपल बात है। अब मैंने पहले क्वेश्चन में नजर दौड़ाई और मैंने देखा यार ये 2x 4x 6x 8x ये आपके 2x के मल्टीपल मुझे दिख रहे हैं। तो मैंने क्या ट्राई किया, मैंने e⁻2x को ही कुछ नया वेरिएबल ले लिया, मैंने इसे t ले लिया। ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि अगर मैं t का स्क्वायर करूंगा तो मुझे e⁻4x भी दिख जाएगा, अगर मैं t का क्यूब करूंगा तो मुझे फिर से क्या दिख जाएगा, e⁻6x दिख जाएगा, और अगर मैं t की पावर 4 करूंगा तो मुझे फिर से एक नया वेरिएबल यानी e⁻8x दिख जाएगा। और मेरे को ऊपर भी ये चीजें दिख रही थी, तो मैंने इसे सिंप्लीफाई बनाने के लिए कि बार बार e⁻2x ना लिखना पड़े, 4x ना लिखना पड़े, इसे जस्ट मैंने एक सिंपल काइंड ऑफ पॉलिनोमियल में बदल दिया। ठीक है, तो e⁻8x को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से t⁻4 लिख सकता हूँ, माइनस टी क्यूब लिख सकता हूँ, -3 × t² लिख सकता हूँ, -t लिख सकता हूँ, +1 लिख सकता हूँ। थोड़ी देर के लिए से 0 मान लेता हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस पर्टिकुलर कर्व और द फंक्शन विल कट द x एक्सिस, वही तो मेरे को निकालना है अल्टीमेटली। अब यहाँ से दिमाग लगाते हैं, यहाँ से कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं मैं बता देता हूँ गलती क्या करते हैं। पहले तो एक मिनट, गलती क्या करते हैं कुछ बच्चे, इसमें फैक्टर ढूंढने लगते हैं। फैक्टर बनाने इसके थोड़े से कठिन है, उससे भी बढ़िया तरीका मैं बताता हूँ, थोड़ा बहुत इसे रिलेट करना। जब कभी भी आपके पास कुछ ऐसा हो कि पीछे से जो कॉफिशिएंट आ रहे हैं और जब सॉरी आगे से जो कॉफिशिएंट आ रहे हैं और पीछे से जब कोई कॉफिशिएंट आ रहे हैं, इधर से और इधर से अगर कॉफिशिएंट आपके थोड़े बहुत आपको बराबर लगते हैं काइंड ऑफ, जैसे इधर वो हो गया आपके पास 1 हो गया पहले वाले कॉफिशिएंट, लास्ट वाले का 1, इधर -1 इधर -1 इधर -3। तो एक चीज ट्राई करना करा, क्या ट्राई करा करो कि जो आपकी हाईएस्ट पावर होती है ना उसके आधे से इसे डिवाइड करो। उसके आधे से अगर आप इसे डिवाइड करते हो यानी काइंड ऑफ डिवाइडिंग बाय t²। ठीक है, डिवाइडिंग बाय t²। ठीक है, t² से डिवाइड करो। तो जब मैंने डिवाइड किया t² से तो ये तो t² ही हो गया, माइनस ये t हो गया, ये -3 हो गया,
ये -1/t हो गया और ये +1/t² हो गया। तो यहां से आपको फील आ गया कि t² और 1+t², अच्छा 1/t² और -t और -1/t कुछ मेरे को एक जैसा दिख रहा है, तो मैंने इन दोनों को एक साथ ले लिया। मैंने एक साथ लिया तो मैंने देखा ये आएगा t² + 1/t² -t -1/t -3 = 0। इफ कैन आई राइट दिस लाइक, कैन आई राइट इट लाइक, चलो पहले इसे ऐसे रहने देता हूँ, फिर आपको लगेगा सर आपने ऐसा क्यों लिखा। तो मैं अगर माइनस कॉमन ले लेता हूँ दोनों से, तो अंदर बचता है t + 1/t -3 = 0। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं इसे यहाँ पे। तो इसे मैं यूं लिख सकता हूँ क्या, t + 1/t का होल स्क्वायर -2t × 1/t, ये कैंसल आउट हो ही जाता है, आपको पता होना चाहिए वैसे तो। पर ये है कि मैं चाहूंगा कि सारे स्टेप लिखूं। अगर आपको ये चीजें समझ आ रही है तो यू कैन ऑल्सो इसके मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसका बेसिक नहीं क्लियर है तो आई होप अगर आप इसे देख रहे हो बड़े प्यार से तो आपको समझ आ ही रहा होगा। ठीक है, सिंपल सिंपल स्टेप है, सारे स्टेप करने हमने। ठीक है, अब किस किस को ये फील आ चुकी है कि जो t + 1/t है वो मेरे को बार बार दिख रहा है। तो मैथ्स में एक बड़ी प्यारी सी चीज पता होती है कि जो चीजें बार बार दिखती रहती है ना, उसे आप कुछ मान लो, उसे आप कुछ मान लो। ठीक है, जैसे t + 1/t बार बार दिख रहा है, उसे मैंने कुछ मान लिया। तो कैसी बनेगी इक्वेशन, u² -2 -u -3 = 0। अच्छा, तो इसे यूं लिख सकता हूँ क्या, u² -u -5 = 0। कोई बड़ी बात नहीं। तो आपकी जो इक्वेशन आ गई वो कैसी आ गई, u² -u -5 = 0। सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस इक्वेशन के रूट निकालने की कोशिश की मैंने। ठीक है, u के मैंने रूट निकालने की कोशिश की, तो u देखा मैंने -1 ± √b² -4ac अपॉन 2a आ गया। यहां से दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 1 + √21/2 और एक क्या आ गई 1 - √21/2। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया, सिंपल बात है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, आपको पता लग गया जो u है आपके पास उसकी दो वैल्यू आ गई। पहली आ गई 1 + √21/2 और दूसरी क्या आ गई 1 - √21/2। दो वैल्यू आपको यहाँ पे किसकी पता लग गई, u की पता लग गई। और जो सेकंड वाली वैल्यू है, अल्टीमेटली आपको एक चीज समझनी है, यहाँ से एक चीज समझनी है, क्या समझना है कि जो ये u है, ये जो u है आपके पास, इसकी दो वैल्यू है, एक है 1 + √21/2 और एक है 1 - √21/2। अब ये u में थोड़ी ना था फंक्शन, फंक्शन तो आपका x में था। ये कर्व जो था आपका, इसकी इक्वेशन जो दी थी वो x में दी थी। तो अब क्या समझेंगे हम यहाँ से, क्योंकि मुझे पता होता है कि जो एक और इंपॉर्टेंट नोट आप लिख सकते हो, चलो नोट करवा लेता हूँ मैं आपको। ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपका t प्लस काइंड ऑफ जो आपका t + 1/t होता है, जो t + 1/t होता है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है इफ बोथ आर पॉजिटिव। अगर दोनों आपके पॉजिटिव हैं तो आपका क्या होता है, 2 से बड़ा होता है। ठीक है, और आपका ये जो t + 1/t होता है वो आपका -2 से क्या होता है, आपका -2 से बराबर होता है या -2 से छोटा होता है, इसके बीच में कभी आ नहीं सकता। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, t + 1/t चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपका 2 से बड़ा होगा, 2 से -2 से छोटा होगा। ये समझ आया आपको, सिंपल बात है। अब मैंने देखा यहाँ पे कि जो ये √21 है, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू तो मैं बताऊंगा नहीं, मैं इसकी अप्रॉक्स वैल्यू बता सकता हूँ। जो √21 होगा वो लगभग 16 से बड़ा 25 से छोटा, यानी 4.5 आधा आ रहा है ना, लगभग 16 और 25 के बीच में, तो 4.5 होगा। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जब मैंने निकाली तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मेरे को पता लगी कि कितनी आएगी, है लगभग 5.5/2, लगभग ये 56-56 आ गया, तो 2.7 के आसपास ये आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू आ गया 2.7 के आसपास। ठीक है, अब जब मैंने दूसरा कैलकुलेट किया तो ये आया -1.7 के आसपास। ये किसकी वैल्यू है, u की वैल्यू है, और u किसके बराबर है, t + 1/t के बराबर है। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि t + 1/t कभी भी -2 और 2 के बीच में नहीं आ सकता। तो जब नहीं आ सकता तो ये कैसे आ गया, जब नहीं आ सकता था तो ये कैसे आ गया, क्योंकि ये u की वैल्यू है, और u है क्या, t + 1/t है, t + 1/t है। और t + 1/t हमेशा 2 से बड़ा होगा या -2 से छोटा होगा। am > gm का फॉर्मूला लगाया, आप समझ गए होंगे। am > gm का लगाया, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गए होंगे। ठीक है, am > gm पे अब -1.7 हो नहीं सकता, तो बात सिर्फ इसी की आई कि ये 2.7 होगा। ठीक है, अब ये आई किसकी वैल्यू, पहले तो ये किसकी वैल्यू आई प्यारे बच्चों,
t प्लस 1 अपॉन टी की वैल्यू आई कितनी, लगभग मान लेते 2.7, कोई बड़ी बात नहीं है, एक पॉइंट से कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अब बच्चे क्या करेंगे इसमें इसे 2.7 ना लिख के बच्चे पेपर में क्या करेंगे, यही वाली वैल्यू यहाँ लिख लेंगे 1 प्लस रूट 21/2, और फिर इतनी गंदी गंदी कैलकुलेशन करेंगे और टाइम लगेगा और पीछे छूट जाएंगे। लेकिन आपको करना है एक अप्रोक्स वैल्यू रख लो 2.7, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो इसे मैं यूं लिख सकता हूँ कि डायरेक्ट टी स्क्वायर, ये आपका कैसा हो जाएगा, -2.7 इंटू टी प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा आपके पास इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी आ जाएगी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसके दो रूट आने वाले हैं, कैसे पता लगा दो रूट, इसका जो डी है वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या है, 0 है, तो इसके दो रूट आएंगे। अब दो रूट आएंगे जो इसके, दो रूट अगर इसके आते हैं, मान लेते हैं एक अल्फा, एक कुछ आ गया, अल्फा आ गया और एक बीटा आ गया, ठीक है, यानी टी की दो वैल्यू आ गई, एक अल्फा आ गई मान लेते हैं और एक टी की वैल्यू बीटा आ गई, ठीक है। अब आपको फील आ रहा होगा कि जो टी होगा यहाँ पे वो ई रेस्ट पावर कुछ काइंड ऑफ 2x को माना था ना मैंने टी, तो ई रेस्ट पावर x1 की कुछ फॉर्म में होगा, और जो दूसरा वाला टी होगा आपके पास वो कुछ ई रेस्ट पावर 2x2 की फॉर्म में होगा काइंड ऑफ। तो आपको फील आ गया कि ये जो x1 होगा वो क्या होगा आपका x1, ये x1 क्या होगा आपका, एक रूट होगा, और x2 भी इसका क्या होगा, एक रूट होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, x1 और x2 के आ जाएंगे, इसके दो रूट्स आ जाएंगे, दो क्या आ जाएंगे, इसके रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया। तो ये पर्टिकुलर में मेरे को बताना था कि कितनी जगह ये आपके ग्राफ क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कैंसल करेगा। तो जितनी जगह एक्स की वैल्यू मेरी 0 कर पाएंगी उतनी जगह तो कैंसिल कर पाएगा। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर आपका 2 होना चाहिए, ठीक है, सिंपल बात है। 2 इसका क्या हो जाएगा, दो इसके नंबर ऑफ रूट्स हो जाएंगे, क्योंकि दो पॉइंट ऐसे होंगे जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। इफ यू स्टिल हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, just comment on below and I am definitely there to solve your problem, or connect with us on Telegram to solve more problem related to any subject, any problem, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है आपको अगर आपके पास, if you have any kind of a doubt like academic doubt, non academic doubt, you can share with me also, you can also share to our team also, they are there to help with you, okay, to help you, okay. So if a and b are the roots of this particular equation, you have a equation like x square minus 7x minus 1 equal to 0, and you just have to find the value of a raised to power 21 plus b raised to power 21 प्लस a raised to power 17, और ऐसा कुछ इतना बड़ा मैं बोलूंगा नहीं, ये आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अजीब सा दिख रहा होगा पर ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले अभी वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन दिखने में डरावना लग सकता है पर क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्वेश्चन बड़ा मस्त है, और शायद नई चीजें सीखने को आपको इस क्वेश्चन में जरूर मिलने वाली है। चलिए, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, मजे से एनर्जी के साथ इस क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या आपके पास, ए एंड बी अगर आपके पास इक्वेशन है, तो इक्वेशन है मेरे पास ऐसी कुछ। अब ए एंड बी इसके रूट्स हैं, ए एंड बी इसके रूट्स हैं, ठीक है, ये पता लगा मुझे, और मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी कि a की पावर 21, b की पावर 21, 17, 17। तो मेरे को जो निकालना है ना, हमेशा उसमें फोकस होना चाहिए, तभी आप उस चीज को निकाल पाओगे। जिसको निकालना है उस पर फोकस होना चाहिए आपका। तो a रेस्ट पावर 21, b रेस्ट पावर 21 प्लस a रेस्ट पावर 17 प्लस b रेस्ट पावर 17 अपॉन a रेस्ट पावर 19 प्लस b रेस्ट पावर 19 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब मुझे ऐसा फील आ रहा है कि यार कुछ ऊपर नीचे अगर कॉमन कॉमन सा मेरा बन जाता कहीं से, तो मेरे को फील आ रहा है ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो सकता है, क्योंकि डिग्री में ज्यादा डिफरेंस नहीं है ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत आप भी रिलेट कर पा रहोगे। ऊपर लगभग 21 17 और नीचे 19, तो कुछ मतलब अगर मैंने आपस में रिलेशन बिठा दिया ए और बी में, या फिर ए में कुछ रिलेशन बिठा दिया, तो ऊपर नीचे मेरी डिग्रियां कैंसिल होने के चांसेस हैं, अभी मुझे कुछ नहीं पता, चांसेस हैं, सिर्फ मेरे चांसेस हैं, ठीक है। तो व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूंगा इसमें, सबसे पहले मैं देखूंगा कि यार जब a और b इसके रूट है, किसके रूट है, इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, देन डेफिनेटली दे मस्ट हैव टू सैटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इफ दे आर सैटिस्फाइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैन आई राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 1 इक्वल टू 0। कोई बड़ी बात है क्या, a भाई उसका रूट है, अब रूट है तो भाई सेटिस्फाई तो करेगा ही, चलो सेटिस्फाई भी करवा दिया। तो यहां से मैं यूं लिख सकता हूँ क्या, a स्क्वायर माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7a के बराबर लिख सकता हूँ, काइंड ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 को मैं 7a लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं ये क्यों कर रहा हूं, अब मेरे को फील आया कि इसके और इसके बीच में जो है वो 4 डिग्री का डिफरेंस है, इसके और इसके बीच में 4 डिग्री का डिफरेंस है। तो अगर मैं कहीं से ए की पावर 4 की वैल्यू निकाल सकूं, ए की पावर 4 की वैल्यू अगर मैं निकाल सकूं, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं बताता हूं आपको क्यों बोल रहा हूं। क्योंकि अगर मैं ए रेस्ट पावर 17 अगर यहां से कॉमन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो अंदर क्या बचता है, ए की पावर 4 प्लस 1 बचता है, और अगर मैं बी की पावर 17 को कॉमन ले लेता हूं तो बी की पावर 4 प्लस 1 बचता है, और नीचे क्या आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, ए रेस्ट पावर 19 प्लस बी रेस्ट पावर 19 आ जाएगा, ठीक है।
अब देखो समझने का प्रयास करो, यहाँ पे a रेस्ट पावर 4 प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है, तो a रेस्ट पावर 2 माइनस 1 की वैल्यू इक्वल टू 7 है। और नई चीजें सिखाता हूँ आपको, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करता हूँ, नई चीज आपको पता लगेगी। इफ आई विल डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। स्क्वायरिंग करके देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो जब मैंने स्क्वायरिंग किया तो ये तो मेरा होगा a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इस तरफ क्या हो जाएगा, सिंपली 49a स्क्वायर डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर, समझ आया कि नहीं आया, प्लस 1 इज इक्वल टू 49a स्क्वायर। तो आपको थोड़ा बहुत फील आ गया होगा, यहां से मेरे को a की पावर 4 प्लस 1 का वैल्यू मिल चुका है इसके टर्म्स में। तो कैन आई राइट इट लाइक a की पावर 4 प्लस 1 इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 51a स्क्वायर, डेफिनेटली। तो कैन आई रिप्लेस द a की पावर 4 प्लस 1 विद 51a स्क्वायर। और अब आपको फील आ गया होगा कि यहाँ पे थी आपके पास क्या, a की पावर 17, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ, 15 इंटू a की पावर 2। अच्छा, अब मैं पेपर में टाइम बचाने जाऊंगा, जब a इसका रूट है तो b भी इसका रूट है, तो b को भी इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो क्या मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि b की पावर 4 प्लस 1 भी 51 b स्क्वायर के बराबर ही होगा। भाई टाइम बचाना है पेपर में, तो अब ऐसा थोड़ी ना मेरे को वो स्टेप देखेंगे, स्टेप तो कोई नहीं देखता पेपर में, वहां पे वो देखेंगे कि 4 ऑप्शन में आपने कौन सा सही किया। तो जल्दी से भी करना है। जो स्टार्टिंग में बात बताई थी कि पीवाईक्यू जब आप बहुत सारे सॉल्व करते हो तो उनसे दो चीजें सीखते हो, पहला एक्यूरेसी को मैक्सिमाइज करो, स्टेप्स को मिनिमाइज करो, कितने कम स्टेप्स में लिख सकते हो। यहाँ पे मेरे को क्योंकि डिटेल में इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को हर वैरायटी के बच्चे के लिए सॉल्यूशन दिखाना है, ताकि किसी का कोई डाउट ज्यादा रहे ना। ठीक है, बी स्क्वायर ऊपर आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, ए की पावर 19 प्लस बी की पावर 19 आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, दिखने में कठिन लग सकता है, देखो कितना डरावना सा क्वेश्चन था, पर इजी है ये क्वेश्चन। ठीक है, इजी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहां से मैंने क्या किया, 51 ए की पावर 19 यहाँ दिख गया, और 51 बी की पावर 19 यहाँ दिख गया, और नीचे भी मुझे ए की पावर 19 प्लस बी की पावर 19 दिख गया। इफ आई विल टेक 51 एज अ कॉमन फ्रॉम द न्यूमिनेटर, कैन आई राइट इट लाइक ए की पावर 19 plus b की power 19 upon a raised to power 19 b raised to power 19 in the numerator as well as in the denominator. So if I have a same factor in the numerator as well as in the denominator, can I cancel out both of them? And what exactly I am getting, that is 51. So 51 will be the correct answer of this question. I hope you also get the same answer. If you still have any kind of a query, you can just ask me on the telegram or even in the comment box. Okay, चलिए आगे मूव करते हैं और आगे समझते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, इसके बाद वाला क्वेश्चन समझते हैं। चलिए, कोई भी डाउट आता है हमारे साथ जुड़ जाइए, अकेडमी को सब्सक्राइब करिए और नई नई चीजें सीखते रहिए। चलिए, ये भी क्वेश्चन बच्चों को बहुत तंग किया था, मुझे पता है, क्वेश्चन बहुत तंग किया था, इसमें बहुत डाउट आए थे, मेरे को पता है, तो इसे मैंने एक क्वेश्चन को रख लिया। और ये भी 2023 में जेई मेंस का 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहला नहीं, ये वाला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो ये है, लेट m and n बी द रियल नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रियल रूट्स है, रियल भी नहीं, नंबर ऑफ रियल रूट्स है, नंबर ऑफ जो रियल रूट्स है वो कितने हैं, नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हैं इसमें, वो है आपके m, और इस वाली के जो नंबर ऑफ रियल रूट्स हैं वो कितने हैं n। ठीक है, तो बस आपको बताना है कि काइंड ऑफ एम स्क्वायर प्लस एम एन इंटू एन स्क्वायर क्या होगा, पहली वाली के रूट का स्क्वायर प्लस दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर प्लस तीसरी वाली के रूट का स्क्वायर, ये आपको बताना है अल्टीमेटली। तो पहले मैं कोई सा भी सॉल्व कर लेता हूँ, दोनों बात एक ही है, पहले वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला वाला जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैंने देखा यहाँ पे क्या आ गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट, सॉरी क्या आ गया, ग्रेटेज इंटीजर आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस ग्रेटेज इंटीजर एक्स प्लस 31 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, सिंपल बात है, प्लस 0 हो जाएगा, सिंपल बात है। अब समझने का प्रयास करो प्यारे बच्चों, मेरे को एक प्रॉपर्टी मैथ्स में बड़ी प्यारी पता होती है कि जो कोई भी नंबर होता है ना, इससे मैं इसे क्या ही सॉल्व कर पाऊंगा, मुझे फील नहीं आ रहा है इसे सॉल्व करने का, क्या ही इसके आगे कुछ प्रोसीड हो नहीं पाएगा। लेकिन मुझे पता है कि जो कोई भी नंबर होता है उसे मैं एज अ सम ऑफ इट्स ग्रेटेज इंटीजर प्लस एज अ सम ऑफ इट्स फ्रैक्शनल पार्ट लिख सकता हूँ। नोट कर दीजिए, इस प्रॉपर्टी का बहुत जगह यूज होता है, ये यहाँ पे भी यूज हो गया अभी। ठीक है, तो क्या होता है, कोई भी जो नंबर होता है बच्चों, उसे हम एज अ फ्रैक्शनल पार्ट और एज अ ग्रेटेज इंटीजर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। अब यानी कि जो ग्रेटेज इंटीजर है उसे मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकता हूँ, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकता हूँ। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, अभी जो ग्रेटेज इंटीजर x था वो किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 31 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 31, ठीक है, सॉरी 31 होगा यहाँ पे, और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसे फ्रैक्शनल पार्ट को मैं यहाँ लेके आता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि एक्स एक्स की एक टर्म्स अलग हो जाए और यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की टर्म्स अलग हो जाए। अब आपको देख के क्या फील आना चाहिए यहाँ पे,
यार आपने कई बार सुना होगा कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, सुना क्या होगा वैसे आपको पता भी होगा, वो हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होगा। ये प्रॉपर्टी है भाई, सारी प्रॉपर्टियां हैं, वो भी उनकी सब प्रॉपर्टी का कैसे यूज होता है क्वेश्चन में वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है वो 0 से लेके 1 के बीच में होता है। तो इस बात की गारंटी है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 31, इसका जो वैल्यू का आउटपुट होगा वो 0 से 1 के बीच में ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये किसी फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर है। और मुझे पता है जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है किसी भी नंबर का, वो या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, नहीं या वो 0 होगा या 1 होगा या उसके बीच का कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहां से मैं कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूँ, यहां से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ भाई, जब ये वाली चीज मेरी 0 और 1 के बीच में, क्योंकि वो फ्रैक्शनल पार्ट है, तो जो उसके इक्वल में लिखी है वो भी 0 से 1 के इक्वल में ही तो होगी। कैसे पता लगा? क्योंकि दो फंक्शन जो होते हैं आपके, उन्हें आप कब इक्वल बोलते हैं? जब उनकी रेंज और डोमेन दोनों इक्वल होती है। ठीक है, तो इनकी रेंज इक्वल हो जाएंगी। जब ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 तक जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 0 से 1 तक जाएगी। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। तो कैसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 31 विल बी लेस देन 1। अब आपको इसे सॉल्व करना आना चाहिए। आई होप ये आपका बेसिक मैथ्स का ही फिर से क्वेश्चन बन गया, वेविकर मेथड इनइक्वालिटी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने देखा, पहले इसके डी समझते हैं यार, डी कहीं ग्रेटर देन 0 तो नहीं है या लेस देन 0 तो नहीं है, इसके जी समझते हैं पहले। तो डी जब मैंने निकाला, इसका आया डी कितना, बी स्क्वायर यानी 121 माइनस 4 इंटू ए सी। तो कितना हो जाएगा ये 121 माइनस 124, दैट इज नथिंग बट -3। ओ माय गॉड, डी लेस देन 0 और ए ग्रेटर देन 0, हर किसी को पता होता है कि क्वाड्रेटिक जो होगी आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस बात की गारंटी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। कैसे पॉजिटिव होगी वो भी बता देते हैं। तो डी लेस देन 0 का मतलब कि उसने एक्स एक्सिस को काटा ही नहीं, और ए ग्रेटर देन 0 का मतलब कि पैराबोला अपवर्ड। अब काटा ही नहीं और ऊपर, काटा ही नहीं और ऊपर, ऐसी तो बनेगा, सारी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए वो ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, और इक्वल टू भी 0 नहीं होगी। तो ये पहला केस तो सेटिस्फाई हो गया फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। अब दूसरा केस को समझते हैं, केस नंबर 2 समझते हैं। और केस नंबर 2 को हम कैसा फॉर्म करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 31 जब आपका 1 से छोटा होगा। चलो यहाँ पे समझते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 विल बी लेस देन 0। ठीक है, 30 विल लेस देन 0। अभी क्वाड्रेटिक इसको स्प्लिट कर पाएंगे क्या, इसे स्प्लिट कर पाएंगे क्या, 6 5 30। तो कैन आई स्प्लिट दिस लाइक माइनस 6x minus 5x plus 30 will be less than 0. If I will take x as a common, if I will take minus 5 as a common, can I write it like this? X minus 5 multiply with x minus 6 less than 0. If I will use the Weaver method, can I write it like positive, negative and positive? तो मेरे को चाहिए जो x होगा मेरा वो नेगेटिव चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। तो कैन आई से डेट इस पर्टिकुलर केस को सॉल्व करके जो मेरा x आ रहा है, इस पर्टिकुलर केस को सॉल्व करके जो मेरा x आ रहा है वो 5 से लेके 6 के बीच में आ रहा है, 5 से लेके 6 के बीच में आ रहा है। अच्छा दिमाग लगा के बताओ कि कोई भी नंबर अगर 5 से लेके 6 के बीच में होगा तो इस बात की गारंटी है कि जो उसका ग्रेटेज इंटीजर होगा वो कहां से कहां तक होगा। अगर कोई नंबर 5 से 6 के बीच में तो उसका ग्रेटेज इंटीजर हर बार 5 होगा। कहां से लेके कहां तक नहीं बोलूंगा, अगर कोई नंबर आपका x आया, x इस केस को सॉल्व करके क्या आया आपका x, कि आपका जो x है वो 5 से लेके 6 के बीच में ही होना चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक जो आपकी वो लेस देन 1 होगी। ठीक है, वो क्वाड्रेटिक आपकी लेस देन 1 होगी इसी पर्टिकुलर केस में, वो क्वाड्रेटिक 1 से लेस होगी इसी पर्टिकुलर केस में। तो मैंने देखा यार जब x की वैल्यू 5 से लेके 6 के बीच में होगी मेरी, तो देखता हूँ इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रूट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो आपको फील आ रहा होगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो अगर 5 से लेके 6 के बीच में, तो इस ये यानी x में सिर्फ 5 से लेके 6 के बीच में ही तो रख सकता हूँ, इसके बाहर तो मैं रख नहीं सकता इस केस को सेटिस्फाई करने के लिए। तो मैंने देखा कि जब मैं इस पर्टिकुलर केस का x जो है 5 से 6 के बीच में रखता हूँ, तो जहां पे भी मुझे ग्रेटेज इंटीजर ऑफ x दिखे उसे 5 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 5 रखो 5.1 5.2 5.3 सबका जो ग्रेटेज इंटीजर होगा वो 5 होगा। तो यहाँ से फील आया मुझे कि ग्रेटेज इंटीजर ऑफ x जो होगा वो 5 होगा। अब मैं देखता हूँ कि ग्रेटेज इंटीजर ऑफ x जब मैं 5 रखता हूँ, तो ये जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे को क्वेश्चन में दी थी, इसके रूट्स आते हैं या नहीं आते हैं, इसके रूट्स आते हैं या नहीं आते हैं। तो मैंने देखा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5 प्लस 31 इक्वल टू 0, या आया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू 0। और जब मैंने d निकालने की कोशिश की तो देखा बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है आपके पास वो क्या आ गया, d का वैल्यू क्या आ गया, सिंपली 0 आ गया। क्या आ गया, d का वैल्यू क्या आ गया आपका, सिंपली 0 आ गया। समझ आया कि नहीं आया? डी का वैल्यू क्या आ गया आपका, नहीं डी का वैल्यू क्या आएगा 36 इंटू 4, देखते हैं कितना होता है। तो ये होगा आपके पास 36 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है काइंड ऑफ, प्लस 5 हो जाएगा आपके पास, 5 से लेके 6 के बीच में होगा, सिंपल बात है। ठीक है, तो ये आएगा 36, 36 के बाद आएगा ये 0, तो ये जाएगा आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 6 4 जा 24 कैरी 2, और ये हो जाएगा 12 4 14, तो ये हो जाएगा डी 0 आ गया, यहाँ से क्वाड्रेटिक का डी 0 आ गया। ठीक है,
क्वाड्रेटिक का 0 आ गया, यानी जो इसके रूट्स होंगे वो निकाल लेते हैं। अब इसके रूट में कैसे निकालूंगा, इसके रूट कैसे आएंगे, पहले तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास 2a हो जाएगा। तो इसके जो रूट आएंगे वो कैसे आएंगे, 12/2 यानी 6। 6 इसका रूट होगा क्या, 12 छके 72 और 6 के स्क्वायर 36 36 72, बिल्कुल। तो x इक्वल टू इसका 6 रूट आ गया। अच्छा, अभी तो इसने बोला था, देखो लॉजिक देखो, अभी इसने बोला था कि यार x की वैल्यू 5 और 6 के बीच में है, और 6 भी नहीं है, बिकॉज 6 इज ऑल्सो इन ओपन ब्रैकेट। और जब मैंने x की वैल्यू 5 से लेके 6 के बीच में रखूंगा मैं कोई, तो इस बात की गारंटी है कि उसका ग्रेटेज इंटीजर तो मेरा हर बार 5 ही आएगा। अब मैंने ग्रेटेज इंटीजर की वैल्यू जब वहां 5 रख रहा हूँ ना हर बार, कि भाई 5 ही रखना पड़ेगा ना मेरे को, जब x हर बार 5 से 6 आ रहा है तो ग्रेटेज इंटीजर 5 ही आएगा। जब मैंने 5 रखा उसका वैल्यू, और मैंने जब इसका रूट निकालने की कोशिश की, तो रूट तो 6 आ गया, x का वैल्यू रूट 6 आ गया। तो आपको कुछ फील आया कि भाई 6 तो मैं रख ही नहीं सकता, ये तो गलत बात कर रहा है। पहले उसने बोला x की वैल्यू 5 और 6 के बीच में रख सकते हो, 6 नहीं रख सकते हो। जब ग्रेटेज इंटीजर मेरा 5 निकला, तो 5 रखने के बाद जो रूट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहा है, रूट 6 आ रहा है। तो ये कन्फ्लिक्ट कर गया इस केस को, इस केस के अंडर वो आया ही नहीं, इस केस के अंडर वो आया ही नहीं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक भी रूट नहीं मिलेगा, 6 तो आ ही नहीं रहा उसका रूट, 6 तो रूट ही नहीं आ रहा। x की वैल्यू तो आप 5 और 6 के बीच में रख सकते हो, 6 भी नहीं रख सकते हो, तो 6 आप रख ही नहीं सकते। तो कैन आई से डेट, कैन आई से प्राउडली कि जो मेरा 5 होगा, सॉरी जो मेरा m होगा वो 0 होगा। कैसे पता लगा सर m 0, भाई जब उसके कोई रूट ही नहीं आ रहे, m नंबर ऑफ रूट्स आने थे ना इस पर्टिकुलर पहली वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जब उसके रूट ही नहीं आ रहे तो m की वैल्यू 0 रखूंगा ना, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, सिंपल बात है। समझ आया कि नहीं आया। अब दूसरी इक्वेशन समझते हैं जल्दी से, एक्स स्क्वायर minus 5 into, still if you have any kind of a doubt you can join with us on telegram, I will solve your all the problem related to this question। शायद आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, थोड़ा सोचने वाला प्रॉब्लम था, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, मेरे को पता है। काफी बच्चों के इस क्वेश्चन में डाउट भी आया था पिछली बार जब मैं डाउट सेशन में क्वेश्चन कराए थे आपको, ठीक है। चलिए, अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको सिंपल इसके बताने कि इसके अगर n नंबर ऑफ रूट्स हैं, इसके अगर क्या है n नंबर ऑफ रूट्स हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n की कितने इसके काइंड ऑफ रूट्स है। अब इसमें केसेस बना लूंगा मैं, फिर से मॉड वाला क्वेश्चन आ गया ना, तो इसमें केसेस बना लेंगे। जो पहला केस बनेगा इसमें वो कैसा बनेगा आपके पास, कि जब आपकी जो x की वैल्यू होगी, जो आपकी x की वैल्यू होगी वो अगर -2 से छोटी होगी या फिर -2 से बड़ी होगी। जब x की वैल्यू -2 से छोटी होगी तो क्या होगा आपका, सोचो सॉरी, बस आपको क्या करना है, ट्राई करना है साथ साथ। जब x की वैल्यू -2 से छोटी होगी तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी बन रही होगी, ये नेगेटिव होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 10 -4 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। 3 2 6 होता है ना, तो x प्लस 3 प्लस 2, कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप आपको ये स्टेप भी क्लियर होंगे। दो वैल्यू आ गई, अब देखते बता दो, देखते बता दो, थोड़ा बहुत फील तो आ ही रहा होगा। x की वैल्यू -2 रखूंगा, नहीं रखूंगा। क्यों नहीं रखूंगा, क्योंकि लेस देन -2 बोला था ना भाई, तो नहीं रखूंगा। -3 रखूंगा भाई, -3 रखूंगा, -2 नहीं रखूंगा, ठीक है फिलहाल, ठीक है, क्योंकि -2 से छोटी चाहिए थी मुझे तो। अब जब मैं इसकी बड़ी रखूंगा -2 से, तो ये नेगेटिवली खुल जाएगा, सॉरी पॉजिटिवली खुल जाएगा। तो पहली बार में तो क्योंकि ये पॉजिटिव बन गया था ना, ठीक है। तो इस बार क्या हो जाएगा, -2 से जैसी कोई बड़ी वैल्यू रखोगे तो ये कैसा खुलेगा, पॉजिटिवली खुलेगा, और बाहर क्या था, नेगेटिव था। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, दूसरे वाला केस जो अगर मैं सॉल्व करता हूँ, केस 2 मान लेते हैं, केस 2 जो है आपके पास वही बता देता हूँ। एक्स की वैल्यू क्या होगी, -2 से बड़ी होगी, ठीक है। साथ साथ सॉल्व करते रहो, ट्राई करो। एक्स स्क्वायर -2 से जब ये बड़ी होगी तो पॉजिटिवली खुलेगा, तो बाहर नेगेटिव था ही, तो उसी का रोल प्ले करेगा वो, ठीक है, वेरी गुड। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5x, ठीक है, एक्स स्क्वायर -5x -10 -4 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5x -14 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -7x प्लस 2x का फील आ रहा है मुझे, -7x प्लस 2x का फील आ रहा है। तो ये हो जाएगा x -7 प्लस 2 x -7, कोई डाउट नहीं आना चाहिए भाई, सिंपल कैलकुलेशन है, x प्लस 2 x -7 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक आ जाएगी -2, एक आ जाएगी x की वैल्यू 7, दो वैल्यू निकल गई भाई यहाँ से, एक x की वैल्यू -2 आई और एक x की वैल्यू यहाँ से 7 आई, कोई बड़ी बात नहीं है, दो वैल्यू आ गई। अब मेरे को बोला था कि x की वैल्यू -2 हो जाए या उससे बड़ी हो जाए, तो -2 भाई आ गया,
इस बार -2 आ गया, इसको कंसिडर कर दो भाई, -2 मैंने इस बार रखा था तो इसलिए ये रखना पड़ेगा, -2 यहाँ पे आ जाएगा, टिक मार देंगे। अब -2 से बड़ा तो 7 होता ही है, तो 7 को भी रख देंगे। तो आपको फील आया इसकी 3 वैल्यूज आ रही है, इसकी क्या आ रही है, 3 वैल्यूज आ रही है। पहली कौन सी आ रही है, एक x की वैल्यू -2 आ रही है यहाँ से, और एक x की वैल्यू 7 आ रही है, और एक यहाँ से भी कोई सा केस आया था जब x की वैल्यू क्या थी, -3 आई थी। तो आपको फील आया होगा, इसने बोला था स्टार्टिंग में इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर दोगे तो इसके n नंबर ऑफ रूट्स होने वाले, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 3 आ जाएगी। कैसी 3 आई भाई, तीन वैल्यू तो पता लगी आपके सामने, 3 रूट ही तो आए इसके। तो अब आपको निकालना क्या है, उस पर मूव करते हैं। तो आपको निकालना था m² प्लस mn इंटू n स्क्वायर, क्या निकालना था, m² प्लस mn प्लस n स्क्वायर। तो आपको फील आ गया m की वैल्यू 0, पहले वाले में तो धोखा दे दिया था, उसमें तो एक भी रूट नहीं आया था, 6 भी आ रहा था, वो भी इंटरवल में नहीं आ रहा था, क्योंकि जो 6 है वो तो 5 और 6 के बीच में आना था, 6 तो आ ही नहीं सकता था, तो 6 हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो किस किस को फील आ गया कि ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9, तो 9 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप जो मैंने क्वेश्चन अभी कराए हैं वो आपको समझ आए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट यू कैन आस्क टू मी on even telegram on the comment box. If you still have any kind of query just ask, okay, feel free to ask, okay। तो इस तरीके के जो आज हमने क्वेश्चन देखे उसमें आपको फील आया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कैसे डील करना है। अब आने वाले लेक्चर में जो अगला वाला दिन होने वाला है हमारा, उसमें हम सीखेंगे और भी बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम। आज मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये जो 4-5 क्वेश्चन आपके सामने मैंने कराए, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर ओन, तभी आपको चीजों की फील आएगी। बाद में आपको फील भी नहीं आ पाएगी, याद भी नहीं रहेगा, पहले अभी आपने ताजे ताजे क्वेश्चन देख लिए। तो ट्राई करो एक बार इन्हें खुद सॉल्व करने का। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क, आई एम फ्री टू टेल यू ईच एंड एवरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके।